हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे डिसरिथमिया, उसके कॉजिंग फैक्टर्स, उसका बेसिक्स के बारे में हम देखेंगे और अदर टाइप्स के क्या क्या डिसरिथमियाज होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। यह है पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। तो डिसरिथमिया ये टॉपिक क्यों मैंने चुना होगा, ये क्यों है इम्पोर्टेंट है, तो इस रिलेटेड आप देख पाओगे कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कार्डियक रिदम्स। एबनॉर्मल कार्डियक रिदम्स को ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिसरिथमियाज। इज एन इसेंशियल नर्सिंग स्किल। मतलब नॉर्मल हार्ट और नॉर्मल कार्डियक रिदम और एबनॉर्मल कार्डियक रिदम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि जब पेशेंट हम हैंडल कर रहे हो, जब हम ट्रीट पेशेंट को केयर दे रहे हो, तब हमें उसके एबनॉर्मलिटीज के बारे में जल्दी से पता चले। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा, तो इसीलिए ये इसेंशियल नर्सिंग स्किल्स में गिना जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने चुना है कि इससे बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, बहुत क्लाइंट आपके जो पेशेंट्स हैं आपके, बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये टॉपिक। तो जुड़े रहिए एंड तक। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन सिस्टम क्या है हार्ट का, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ऊपर मतलब जस्ट रिवाइज कराऊंगा। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक सेल्स इनेबल द कंडक्शन सिस्टम टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कार्डियक सिस्टम की जो 4 प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो वो क्या करती है, कंडक्शन सिस्टम जो है, ओवरऑल कंडक्शन सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या है, 2-3 चीजों से बना हुआ एक पार्ट होता है, तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि एक कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना, फिर सेंड इट थ्रू कार्डियक टिश्यूज एंड स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, इसको मिलके एक सिस्टम बनता है। तो कैसे काम करता है, तो पहले हमारा ऐसे नोड है जो जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, स्टार्ट होती है। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होगी, वो जाएगी एवी नोड। यहाँ से क्या होगा, सेंड थ्रू द कार्डियक टिश्यूज, मतलब ये कार्डियक टिश्यूज थ्रू सेंड किया जाएगा यहाँ से एवी नोड से, फिर बंडल ऑफ हीज टू पर्किंजे फाइबर। और फाइनली एक एक स्टेट में जाते जाते जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो क्या करेगी, एसए नोड से जो जनरेट होगी, फिर वो हर एक कार्डियक मसल में भेजी जाएगी। और जैसे जैसे वो कार्डियक मसल में जाएगी, वो क्या करती जाएगी, स्टिमुलेट करती जाएगी मसल। तो एवी नोड स्टिमुलेट करेगा, एवी नोड में जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचेगा, फिर उसके बाद में बंडल ऑफ हीज, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे वेंट्रिकल्स एसए नोड करेगा, एट्रियल को स्टिमुलेट करेगा एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर्स मिलके वेंट्रिकुलर स्टिमुलेशन करेंगे। वेंट्रिकुलर के जो वेंट्रिकल्स के आउटसाइड में जो कार्डियक मसल प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेंगे बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर्स। तो ये होता है कंडक्शन सिस्टम, ऐसे वो काम करता है। डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे। तो जो 4 प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पहले बता रहा था कि 4 प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो ऐसे होती है कि ऑटोमेसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेसिटी, दूसरा है एक्साइटेबिलिटी, तीसरा है कंडक्टिविटी और चौथा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो जो कार्डियक सेल्स होते हैं, कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टीज होती है जो कि कंडक्शन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जानेंगे पहले क्या है, एबिलिटी टू इनिशिएट इम्पल्स स्पॉन्टेनियसली। ऑटोमेसिटी मतलब जो इम्पल्स जनरेट होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है कंटिन्यूसली एंड साइमल्टेनियसली, ये जनरेट करता रहता है। ये ऐसे नोड यहाँ से जनरेट करेगा और यहाँ से इम्पल्स यहाँ से इसे आउटसाइड भेजता रहेगा। ये ऐसे नोड हुआ, थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर एक्साइटेबिलिटी देखेंगे, ये क्या एबिलिटी होती है, तो एबिलिटी टू गेट इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड, मतलब जैसे ही ऐसे नोड जनरेट करके उन्होंने ये भेज दिया है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो ये जो मसल्स होंगे, सराउंडिंग मसल्स जो होंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये जो सराउंडिंग मसल्स होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये स्टिमुलेट होंगे क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलता है वो स्टिमुलेट होते हैं। फिर आगे है क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में क्या है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इंपल्स अलोंग अ मेम्ब्रेन इन एन ऑर्डरली मैनर।
मतलब क्या है, ये खुद एक्साइटेबल तो होंगे, लेकिन साथ साथ ये जैसे यहाँ पे एवी नोड है, फिर ये बंडल ऑफ हीट्स रहेगा और ये परकिंजे फाइबर्स यहाँ पे जाएंगे। तो ये जो है सेल्स, इनको जब एक्साइटेबल मतलब जिनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलके एक्साइटेबल स्टेट में जाते हैं, तो साथ ही साथ ये कंडक्ट भी करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ तक आ रही है, ये एवी नोड मैंने आपको बताया, जैसे इंपल्स यहाँ पे टच हो रही है तो ये क्या कर रहा है, इसको आगे भेज रहा है। तो ये रही इंपल्स यहाँ तक, ऐसे वो उनकी एबिलिटी होती है कि वो कंडक्शन सिस्टम मतलब वो आगे भेजते रहेंगे, खुद एक्साइटेबल होंगे और दूसरे को भी हेल्पफुल रहेंगे। तो मतलब ह्यूमन जैसा ही नेचर है, खुद ह्यूमन एक जनरेट करेगा, वो किसी को फिर दूसरे की मदद करेगा, उसको खुश करेगा, वो खुश होने के बाद अपनी खुशी दूसरे में भी बांटेगा। जैसे ये देखो, ऐसे नोड एक अच्छा इंसान है जिसने एक जनरेट किया है, फिर उसने दूसरे की हेल्प की है, जो खुद एकदम खुश हो गया है। लेकिन वो जो खुश हुआ है, वो इंसान ने भी क्या किया है कि अपनी खुशी दूसरे में बांटी है, तो वो कंडक्टिविटी है कि वो खुद कंडक्ट कर लिया दूसरे तक। तो ये कंडक्टिविटी हो गया, और कंडक्टिविटी क्या हो गया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मैकेनिकली टू इम्पल्स। तो ठीक है, अब तक सारे इम्पल्स रिलेटेड काम चल रहा था, इम्पल्स जनरेट हो गया, इम्पल्स जन मिलने से एक्साइटमेंट भी बढ़ गई, एक्साइटेबल हो गए सारे सेल्स, फिर उन्होंने अपने आप से कंडक्ट भी कर लिया एक दूसरे से, सबके पास अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचा दिया पूरे हार्ट में। लेकिन जब मसल मतलब जो सेल्स है उनके पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ही नहीं होगी, मतलब वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे एक लाइट है, पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में देखते हैं, जैसे एक स्विच ऑन किया है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है सेंड हो रही है एक लाइट में, पहला लाइट जल रहा है, दूसरा लाइट जल रहा है, लेकिन तीसरा लाइट खराब है, तीसरा लाइट जल ही नहीं रहा है, मतलब उसमें उस लाइट में वो कैपेबिलिटी नहीं है जलने की। तो वो क्या करेगा, वो फेल हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर जो है, वो सर्किट जो है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए ये चार मेन प्रॉपर्टी है कार्डियक सेल्स की जो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जनरेट होगा, एक्साइटेबल होगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट भी होना जरूरी है। तो जो सेल्स होते हैं, तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है, जिनको इम्पल्स मिलते ही, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को, और जैसे विड्रॉ करोगे वो अपने आप रिलैक्स स्टेट में भी आ जाएंगे। तो ये है मैकेनिकली टू रिस्पॉन्ड एंड इम्पल्स। तो ये रहे चार प्रॉपर्टीज, ये ध्यान में रखनी है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कार्डियक सेल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है इनमें से, या देर इज मतलब नो करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कार्डियक प्रॉपर्टीज नहीं है। तो आपको ये जान लेना चाहिए, ये चार ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यही इंपॉर्टेंट है, यही फाइनल है, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है। आगे देखते हैं नर्वस कंट्रोल, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। जैसे रिदम जो हार्ट का नॉर्मल रिदम होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे भी होता है और नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेट ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन, मतलब वो एसएनएल को भी स्टिमुलेट करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन जो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, और स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है कार्डियक मसल्स की, सेल्स की, उसको भी कंट्रोल करता है। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। तो ये ध्यान में रखना है, देखेंगे एएनएस कंपोनेंट्स जो है हार्ट के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, तो ये क्या मतलब दो पार्ट होते हैं, जैसे कि वेगस नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएंगे, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएंगे अलग से। तो जैसे हमें पता है कि सप्रेशन और एक्साइट कार्डियक मसल का जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी बढ़ाना और कम करना, दो अलग अलग लोगों के हाथ में, एक ही स्विच से ये ऑन ऑफ नहीं होता है, इसके लिए दो स्विच है, एक से ऑन होगा, एक से ऑफ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ पाओ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वेगस नर्व्स हैं, डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग ऑफ एसए नोड एंड स्लो इंपल्स कंडक्शन ऑफ द एवी नोड। एसए नोड अगर कम फायर करेगा, मतलब कम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा और भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
वो कंडक्शन कम हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगा और जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हार्ट रेट हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारा हार्ट रेट डिपेंड होता है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। ये हुआ वेगस नर्व। तो इस रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि मतलब जो शादीशुदा है, तो एक बीवी ने अपने पति को गर्दन पे मसाज कर दी या गर्दन पे चूमने के टाइम पे उसका अचानक से डेथ हो गया। तो वो डेथ क्यों होता है, तो वो डेथ इसी वजह से होता है कि उसका वेगस नर्व जो है नेक रीजन में वो स्टिमुलेट हो जाता है। वो मसाजिंग से या आप किसिंग से वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि आपका एसए नोड फायरिंग कम कर देता है और इम्पल्स एकदम से कम हो जाते हैं। तो जब पेशेंट को एकदम से हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है तभी भी हम वेगस स्टिमुलेशन से उसका वेगस मसाज करके उसको आप उसका हार्ट रेट कम कर सकते हो। तो लेकिन ये ले पर्सन्स को जो नॉन मेडिकल्स है उनको पता नहीं होता है और वैसे गलती कर बैठते हैं। जाने अनजाने में ये चीजें वेगस नर्व उनसे स्टिमुलेट हो जाता है और अचानक से हार्ट रेट इतना ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो मेडिकोस पर्सन है उनको पता है वेगस स्टिमुलेशन कितने तक देना है ताकि उसका हार्ट रेट नॉर्मल में मेंटेन रहे। लेकिन ये नॉन मेडिकोस को ये पता नहीं होता है, तो अनजाने में ये गलती कर बैठते हो और अपने जो आसपास के इंसान है उनको खो देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसी चीज मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसी चीजें भी क्यों होती है। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अरे यार ये तो मैंने न्यूज में देखा था, सच में ऐसा होता है क्या? तो ये इन चीजों की वजह से होता है, ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब ये स्विच बंद कर रहा है। और ये सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, इंक्रीज एसए नोड फायरिंग। तो देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एवी नोड इंपल्स कंडक्शन भी बढ़ा रहा है और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके सिस्टम को ऑन कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, आपको टैकिकार्डिया मतलब नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो आपका मेंटेन रखेगा। लेकिन इस दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बताया वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो पेशेंट ब्रेडी में जाएगा या एकदम से ड्रॉप होगा, ज्यादा टाइम मसाज होगा तो पेशेंट डेथ भी हो सकता है। और सिंपैथेटिक में भी पेशेंट एकदम टैकिकार्डिया में जा सकता है जब सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट ज्यादा करेगा। तो ये रहा नर्वस कंट्रोल ऑफ द हार्ट। वेगस मतलब पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो डाउन करेगा, सिंपैथेटिक उसको हाइपर पे करेगा। अब लेकिन दोनों का स्टिमुलेशन डिपेंड है कि हम उसको लिमिट से बाहर करेंगे तो एक में टैकी हो जाएगा जैसे सिंपैथेटिक में, और वेगस जैसे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट किया तो पेशेंट ब्रेडी में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो डिसएरिथमिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हम इंसान को ऐसे सामने देख के नहीं बता सकते हैं कि पेशेंट को एरिथमिया है या डिसएरिथमिया हो रहा है। पेशेंट का एबनॉर्मल वेव फॉर्म हो रहा है, एबनॉर्मल उसका हार्ट रेट काम कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा हमें देखने से, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा ईसीजी के माध्यम से। अब ईसीजी एक वास्ट कंसेप्ट है, उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगा। इसमें बेसिक से देखना है हमें बस, आगे जैसे ही टाइम टू टाइम आता रहेगा ईसीजी का तो मैं थोड़ा थोड़ा उस रिलेटेड बताता रहूंगा, डिटेल में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये जो है ये है नॉर्मल रिदम। और ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर्टिफैक्ट, ये बहुत बार मतलब ऐसे पूछा जाएगा या फिर आपको प्रैक्टिकल में भी जैसे क्लिनिकल सेटिंग्स में आप काम कर रहे हो तो आपको यूजफुल रहेगा। इसमें क्या होता है आर्टिफैक्ट में, ये रहा आर्टिफैक्ट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल ही है, लेकिन आर्टिफैक्ट क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ बेसलाइन एंड वेवफॉर्म्स। सॉरी, डिस्टॉर्शन ऑफ बेसलाइन एंड वेवफॉर्म। तो ये जो बेसलाइन है रहेगी, तो इसमें से देखो ये वाइब्रेशंस जो आ रहे हैं वो किस वजह से आते हैं। तो आर्टिफैक्ट में वाइब्रेशंस जो है, तो ऐसे आर्टिफैक्ट वाला सिचुएशन क्यों आता है, तो जब इलेक्ट्रोड्स अच्छे से कनेक्टेड ना हो, मतलब लूजली कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोड्स एक बार मतलब ऐसे हो सकता है कि लूजली कॉन्टैक्टली मतलब स्किन के कांटेक्ट में है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पेशेंट को शिवरिंग हो रहा है, उस टाइम में भी आपको आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्ड है आपको आ सकता है क्वेश्चंस में पूछा जाएगा,
ईसीजी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये इसलिए इसमें मैंने आर्टिफैक्ट के बारे में बताया है। नॉर्मल रिदम में कैसा एक बेसलाइन रहेगा, प्रॉपर लाइन फॉर्मेशन रहेगा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का है। अब इसमें देख रहे हो ये जो वेव फॉर्म है, इतना फोकस रीजन में देखो ना, इतना ये जो वाइब्रेशंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, इसी को आर्टिफैक्ट कहते हैं। आर्टिफैक्ट मतलब पेशेंट शिवरिंग कर रहा है तभी भी आएंगे, या फिर लूजली इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे तभी आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं टेलीमेट्री मॉनिटरिंग के बारे में। टेलीमेट्री मॉनिटरिंग क्या है? इंफॉर्मेटिक्स जो है, मतलब टेक्नोलॉजी है नर्सिंग में कैसे यूज कर रहे हैं, तो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग है। तो ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स हार्ट रेट एंड रिदम एट अ डिस्टेंट साइट फ्रॉम द पेशेंट। मतलब पेशेंट से दूर रह के आप उसका मॉनिटरिंग, उसका हार्ट रेट, उसका रिदम मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट के सामने ही बैठे रहेंगे। जो क्लिनिकल सेटिंग है उसमें बहुत से काम होते हैं, जैसे उसी पेशेंट के लिए 1:2 पेशेंट अलॉट रहेंगे, तो हम दूसरे पेशेंट को देखने जाएंगे तो अचानक से इस पेशेंट को कुछ हो सकता है, तो उसका मॉनिटरिंग कैसे होगा? तो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है। तो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग में दो चीजें होती है, एक है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब सारे पेशेंट का जो मॉनिटर का स्क्रीन होगा वो एक ही बड़े स्क्रीन में, जो काउंटर होगा, नर्सिंग काउंटर होगा, उसमें एक ही स्क्रीन में आपको सारा विजुअलाइज हो जाएगा। तो आप मतलब जो डॉक्टर्स होंगे, जो कंसल्टेंट्स होंगे, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ होगा जो अपना सिस्टम वर्क करने के लिए टेबल साइड आया है, तो वो अपने पेशेंट के वेवफॉर्म पे या रिदम पे यहाँ से बैठे बैठे एक ही 2-3 पेशेंट के रिदम या हार्ट रेट पे नजर रख सकता है। और दूसरा जो चीज है, दो चीजें आती है टेलीमेट्री मॉनिटरिंग में, एक तो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, और इसी तरह की से एक सिस्टम होता है जिसे सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है, आपको कांस्टेंट सर्विलेंस रखना पड़ेगा, आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो अलार्म सिस्टम पे काम नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम काम करता है वो होता है अलार्म सिस्टम पे। इसमें क्या है, नो कांस्टेंट सर्विलेंस रिक्वायर्ड, इसमें हमेशा सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, हैज कैपेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एंड स्टोरिंग डेटा, मतलब इसमें डेटा स्टोरेज होता है और इसमें एडवांस अलार्म्स भी होते हैं, जो कि अलार्म्स बजेंगे तो सबको पता ही चल जाएगा, इसलिए इसमें कांस्टेंट सर्विलेंस की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग की एडवांसमेंट है जो नर्सिंग में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स इन नर्सिंग इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एडेप्टेशन, जो नए नए नॉलेज है, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स है, नए नए इक्विपमेंट्स है, हम क्लिनिकल सेटिंग्स में आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन आपको उसको हैंडल करता आना चाहिए। जैसे नए नए वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स में नए मोड्स मिलते हैं, नया उसका ट्यूबिंग्स, कनेक्शन, वार्मर, इतने सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, सिरिंज पंप, तो ये चीजें इंफॉर्मेटिक्स में आती है, तो ये चीजें हमें जानना चाहिए। तो डिसरिथमिया में रिलेटेड तो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग ही है, ऐसे आता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिसरिथमियास। अब हमने देख लिया कि ये कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, ईसीजी में कैसे जानना है, उसका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है हार्ट का। तो अभी देखना है हमें कि एक्चुअल में डिसरिथमियास होते क्यों है हार्ट में, क्योंकि एसए नोड तो हमेशा अच्छे से काम करेगा, नर्वस सिस्टम तो उसको स्टिमुलेट करेगा, एसए नोड अच्छे से काम करता रहेगा। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है। तो डिसरिथमिया क्यों होता है? डिसऑर्डर्स ऑफ इंपल्स फॉर्मेशन। इंपल्स फॉर्म कौन करता है? एसए नोड। इसे वो क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। कंडक्शन ऑफ इंपल्स, जो फाइबर्स कंडक्शन कर रहे हैं उसमें डिसऑर्डर आता है, या दोनों चीजें मिलके डिसरिथमिया आपको कर सकते हैं। तो पहला चीज है, दो चीजों में ये आपको डिसरिथमियास हो सकते हैं, जैसे कि एसए नोड फायर स्लोली, मतलब एसए नोड का जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो बीट करता है, मतलब एसए नोड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है वो उससे कम करेगा। और सेकेंडरी पेसमेकर जो है, सेकेंडरी पेसमेकर मतलब क्या है? एवी नोड, ह्यूज परकिंजे सिस्टम, ये हमारे सेकेंडरी एवी नोड है, जो खुद सेकेंडरी पेसमेकर जो खुद अपना एक रेट पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। जैसे कि एसए नोड मैंने बोला 60 to 100 करेगा, एवी नोड 40 to 60 करेगा, और हिज परकिंजे सिस्टम जो है, बंडल ऑफ हीसर परकिंजे फाइबर्स का सिस्टम जो है, वो 20 to 40 पर मिनट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा। तो क्या कर रहा है? द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेकेंडरी पेसमेकर में इसके, क्योंकि ये कम कर रहा है, ये 60 से नीचे जाएगा, तो ये खुद अपने आप से होशियारी करने लगेंगे, एवी नोड का अपना अलग से बीट करने लगेगा।
या फिर हिस्पर्किंजे सिस्टम वाला भी अपने आप से बीट करेगा। तो इससे क्या होगा, एसए नोड तो नॉर्मली जा रहा है, दे रहा है, लेकिन एसए नोड टू एवी नोड जब तक सिग्नल जाएगा वो तो स्लो जा रहा है, क्योंकि कंडक्शन भी स्लो हो रहा है, एसए नोड भी खुद स्लो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो 60 टू 100 तो होगा नहीं, वो भी 60 के नीचे चला जाएगा। तो 60 के नीचे क्या है, एवी नोड, तो एवी नोड उसको टेक ओवर कर लेगा। तो साथ साथ जाएंगे, दोनों भी 60 के नीचे जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें हार्ट रेट आपको कम दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सेकेंडरी पेसमेकर में एस्केप, अगर ये नॉर्मली करेगा तो क्या होगा, ये हाइड हो, हिंड्रेंस इसमें आ जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन ये जब कम होता है तो ये नॉर्मल जो होता है ये दिखने को मिलेगा आपको, ये नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा। ये जो 40 टू 60 है और जो ये 20 टू 40 है, ये आपको नॉर्मली रहेगा, लेकिन ये आपको ईसीजी वेवफॉर्म में नहीं मिलेगा जब तक कि एसए नोड उसको अपना बीटिंग कम नहीं करता। फिर दूसरी बार कैसे हो सकता है, तो जो सेकेंडरी पेसमेकर है वो ज्यादा रैपिडली फायर करेंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा था, सेकेंडरी नॉर्मल थे, यहाँ सेकेंडरी क्या करेगा, ज्यादा फायर करेगा। तो एसए नोड क्या है, 60 टू 100 कर रहा है, तो ये लोग 100 के ऊपर चले जाते हैं। एवी नोड या हिस्पर्किंजे सिस्टम जो है 100 के ऊपर चले जाएंगे इसमें। तो ये क्या करेगा, ट्रिगर्ड बीट्स कम फ्रॉम एक्टोपिक फोकस और एक्सेसरी पाथवेज इन एट्रिया, एवी नोड और वेंट्रिकल्स। तो जो ट्रिगर्ड बीट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा के जो सेकेंडरी पेसमेकर होंगे, वो एवी नोड, हिस्पर्किंजे सिस्टम हो सकते हैं, या फिर एक्सेसरी पाथवे हो सकता है इन एट्रिया। तो एक्सेसरी पाथवे क्या होता है, जो मैंने पहले बताया कि एसए नोड टू एवी नोड, तो फिर बंडल ऑफ फिर परकिंजे फाइबर, ऐसे कंडक्शन सिस्टम काम करेगा। लेकिन एक्सेसरी पाथवेज में क्या होता है, ये सिस्टम अदर देन दिस सिस्टम, जो वेव्स है वो दूसरे रास्ते से ट्रैवल करेंगे, मतलब वो बाईपास करेंगे मेन रोड को। तो इस वजह से आपको डिसरिथमियास देखने को मिलेंगे। तो ये दो कॉज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये जो है डिसरिथमियास क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक में एसए नोड खुद स्लो करता है, या फिर दूसरे में एसए नोड को एसए नोड से ज्यादा सेकेंडरी पेसमेकर बीट करता है। आगे बढ़ते इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। अब तो ऐसे हो नहीं सकता, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब वो फिजिकली आपको दिखेंगे अच्छे, लेकिन उनका कार्डियक थोड़ा इश्यूज रहेंगे, तो उनको तो आप हॉस्पिटलाइज रख के हमेशा मॉनिटरिंग पे नहीं रख सकते हो। तो उस टाइम में हमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी है, जैसे मैंने इंफॉर्मेटिक्स बोला, जैसे नया नया टेक्नोलॉजीज आ गया है नर्सिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो उसमें होता है होल्टर मॉनिटरिंग। तो ये ऐसा रहेगा, एक इक्विपमेंट रहेगा होल्टर मॉनिटर, ये क्या करेगा, पेशेंट के चेस्ट को ये ईसीजी लीड्स लगे रहेंगे और पेशेंट इसको हमेशा पहना रहेगा, 24 घंटे ये पेशेंट के पास रहेगा। इसमें क्या होता है, पेशेंट आप उसको घर भेज सकते हो ईसीजी कनेक्ट करके, पेशेंट घर में रहेगा, घर के सेटअप में रहेगा, पेशेंट अपना डेली काम करता रहेगा। लेकिन जब भी पेशेंट अपना काम कुछ करेगा, जैसे कि वो नाश्ता कर रहा है, तो वो एक डायरी में लिखेगा, 7:10 में मैंने नाश्ता किया, 7:20 में मैं घर से बाहर निकला, 7:30 में मैं थोड़ा भागा, मतलब रनिंग किया। तो ये जो मॉनिटर है, जो ईसीजी, इस जो होल्डर मॉनिटर है, ये क्या करेगा, अपना इसका रिकॉर्डिंग कैपेसिटी होता है, ये अपना पेशेंट का ईसीजी रिकॉर्ड करेगा। और जब पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाना आता है, तो वो डायरी और ये मॉनिटर साथ में लेके आता है। तो मेडिकोस क्या करते हैं, इस मॉनिटर की रिकॉर्डिंग के साथ साथ पेशेंट के डायरी को बैलेंस करेंगे कि पेशेंट ने क्या क्या, जब ईसीजी उसका एबनॉर्मल दिखा था, मॉनिटर में जब एबनॉर्मल हुआ था, उस टाइम में एग्जैक्टली पेशेंट डायरी में जो लिखा है, उस टाइम में पेशेंट क्या कर रहा था, वो हेक्टिक एक्टिविटीज कर रहा था या पेशेंट बैठा हुआ था। तो ये कंपेयर करके उसको फिर उसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज चेंज करते रहेंगे। तो ये होता है होल्टर मॉनिटरिंग का फायदा है कि पेशेंट हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं रहेगा और वो अपना डेली एक्टिविटीज कर पाएगा। इवेंट मॉनिटरिंग और लूप रिकॉर्डर, ये होता है होल्टर मॉनिटरिंग की तरह ही होगा ईसीजी, लेकिन जब पेशेंट को कुछ दिक्कत होता है, जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, या पेशेंट डिजी फील करता है, या पेशेंट को कुछ अलग फील होता है, हार्ट रेट उसको लगता है कि पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उस टाइम में पेशेंट क्या करेगा, जल्दी से ये डिवाइस निकालेगा और अपने बॉडी मतलब ईसीजी लीड्स को अटैच कर देगा, और ये मॉनिटर
छोटा सा उस इवेंट को रिकॉर्ड कर लेगा और फिर ये इवेंट डॉक्टर्स को वो दिखाने जाएगा। तो एक कैसा होता है कि पेशेंट होम सेटिंग में हो रहा है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो गया और उसी टाइम में अगर वो मॉनिटर कर लिया तो तब पता चल जाएगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था या पेशेंट को एसिडिटी की वजह से चेस्ट पेन हो रहा था। तो ये चीजें होम सेटिंग में बहुत यूजफुल होती है। होल्टर मॉनिटरिंग जिन पेशेंट को पेसमेकर लगा है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। इवेंट मॉनिटरिंग का ये फायदा है कि पेशेंट को डायरी मेंटेन नहीं रखना पड़ता है। जब भी पेशेंट को कुछ दिक्कत होगा, इवेंट होगा, चेस्ट पेन या और चीजें रिलेटेड, तो वो अपना मॉनिटर ईसीजी लीड्स कनेक्ट करके उसको रिकॉर्ड कर लेगा बस। एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्टिंग, ये आपको पता है स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है पेशेंट को एकदम ट्रेडमिल पे धीरे धीरे उसका स्पीड अप करते टाइम देखा जाएगा, रन कराएगा उससे, और फिर ईसीजी लीड्स जो है मॉनिटर के साथ कनेक्ट रहेंगी चेस्ट पे, और जैसे ईसीजी चेंजेस होगा वो आपको बताता रहेगा। तो इस माध्यम से आप देखने को मिलेगा कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये सिग्नल एवरेज ईसीजी ये नॉर्मल ईसीजी की तरह ही काम करेगा। तो ये रहा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी है जो एडवांसमेंट है आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत चीजें मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बताई है। जैसे होल्टर मॉनिटर इवेंट मॉनिटर में पूछा जाएगा कि डायरी रिक्वायरमेंट किस में होता है, इवेंट मॉनिटर में कैसे फंक्शनिंग करता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको प्री में शायद ही पूछे जाएंगे, पोस्ट में इसमें चांसेस है क्योंकि ये थोड़ा आपको स्किल बेस्ड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो डिसरिथमिया के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो कार्डियक कॉजेस और अदर कॉजेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डिसरिथमिया होगा। तो पहला क्या, एक्सेसरी पाथवे, मतलब दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर कार्डियोमायोपैथी हुआ, कंडक्शन डिफेक्ट्स हुआ, हार्ट फेलियर, माइकोडेल इन्फेक्शन, इस्चेमिया, वॉल डिसीज होता है। तो इस टाइम में भी आपको डिसरिथमिया देखने को मिलेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन होता है वो इन सारी चीजों में अल्टर हो जाता है। अदर कंडीशन में क्या आएगा, एसिड बेस बैलेंस, अल्कोहल, कैफीन, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को ये करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको ब्रेडिया, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये चीजें हैं आपको जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर होंगे, ड्रग इफेक्ट्स होंगे, जैसे आप हाइपोटेंसिव ड्रग ले रहे हो, इलेक्ट्रिक शॉक होगा क्योंकि बाहर का शॉक जो जब बॉडी को लगता है तो अलग अंदर के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रहे हैं वो अल्टर हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अब कंडक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक जगह से भेजने हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो चाहिए उसमें। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स लगेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है तो भी आपको डिसरिथमियास देखने को मिलेंगे। इमोशनल क्राइसिस, क्योंकि इमोशनल ही आपको नर्वसली अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। हाइपोक्सिया है, इसमें देखने को मिलेगा। नियर ड्रॉनिंग टॉक्सिन्स, इन सारी चीजों में भी आपको डिसरिथमियास देखने को मिलेगा। ये कॉमन कॉजेस है डिसरिथमियास होने के। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑल ओवर कंबाइन बता रहा हूँ कि जैसे प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होगी पेशेंट की, तो उस हिसाब से है। तो पहले तो पेशेंट में हमने क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स मिलने वाले हैं ये देखेंगे। तो हमें मिलेगा क्या, इरेगुलर रेट एंड रिदम मिलेगा। फिर पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, क्योंकि फाइनली तो वही अफेक्ट हो रहा है। लो SpO2 या डिस्पनिया पायलर मिलेगा। चेस्ट, नेक, शोल्डर, बैक, जॉ पेन होगा जैसे एमआई में आता है। डिजीनेस, सिंकोप हो सकता है पेशेंट को अगर ज्यादा ही सीरियस जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास हो, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, पुअर जीसीएस रहेगा पेशेंट का, हो सकता है कुछ कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। डायफोरेसिस होगा, ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, पाल्पिटेशंस होगा पेशेंट को, नोजिया, वोमिटिंग, नमनेस रहेगा। डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस होगा क्योंकि रेडी होगा तो पेरिफेरल पल्सेस वैसे ही कम आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इंटरवेंशंस क्या रहेंगे आपके, कौन से भी, मतलब डिसरिथमियास तो बहुत टाइप के हैं जैसे मैं आगे बताऊंगा ही आपको। तो जो सारे टाइप्स होते हैं डिसरिथमिया के, लेकिन सारे जो भी डिसरिथमिया होगा, जो भी चीजें होगा, पेशेंट को मेन क्या देखेंगे हम, सभी मिलकर एक कॉमन जो ट्रीटमेंट होगा सबका, वो क्या होगा। तो पहले होगा हमें एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसका मैनेज करना है, क्योंकि पहले एयरवे फिर ब्रीदिंग उसका देखना है और फिर सर्कुलेशन उसका देखना है। फिर एडमिनिस्टर, अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो उसको O2
नेजल कैनुला और नॉन रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग मास्क से देना है, एनआरबीएम मास्क से देना है। फिर उसका बेसलाइन वाइटल्स लेना है, उसका टेम्परेचर भी लेना है और एसपीओ2 भी इसमें देखना है पेशेंट का। 12 लीड ईसीजी इमरजेंसी में आपको करवाना है, ताकि इसमें पता चलेगा पेशेंट को कौन सा डिसअरिथमिया टाइप हो रहा है, ताकि उसको जल्दी से एनालाइज करके हम आगे वाला ट्रीटमेंट उसका फॉरवर्ड करेंगे, जो सेपरेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा हर एक डिसअरिथमिया के लिए, वो देख सके। इनिशिएट कंटिन्यू ईसीजी मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर पे लगा लो। इस्टेब्लिश आईवी कैनुला, ये जरूरी होता है क्योंकि डिसअरिथमिया सिचुएशंस में आपको मेडिसिन देना ही देना पड़ेगा, बहुत सी चीजें में मेडिसिन आपको देना पड़ता है। और लैब रिपोर्ट्स आपको जल्दी से भेजने होंगे, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है, एबीजी जैसे आपका अल्टर्ड हुआ है, एसिड बेस बैलेंस हुआ है, तो ये चीजें देखने के लिए आपको लैब रिपोर्ट्स भेजने हैं। उसी साथ साथ आईवी कैनुला भी लगाना है। ईसीजी, कोई लोग ईसीजी कनेक्ट करेंगे, बेसलाइन वाइटल्स लेंगे, उसको O2 लग चाहिए तो O2 देंगे, एयरवे उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन उसका सिक्योर करेंगे। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट है, जो कि सारे बेसिक चीजें हम कर सकते हैं डिसअरिथमिया में। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के बाद मिलेंगे, लेकिन ये जो चीजें हम खुद कर सकते हैं। लैब रिपोर्ट्स डॉक्टर्स भेजने के लिए बोलेंगे, लेकिन नर्सिंग, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप ये चीजें, इतने सारी चीजें ऊपर से कर सकते हो। लैब रिपोर्ट्स की तो ऑर्डर डॉक्टर ही भेजेंगे, और वो भेजने ही बोलेंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है डिसअरिथमियाज में। क्योंकि जब तक आपको कॉज ही पता नहीं चलेगा, आप ट्रीट कैसे करोगे? आपको बुखार हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से, और आप पेशेंट को बोल रहे हो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। आपको कॉज देखना पड़ेगा ना, कि कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, आपको कौन से वायरल इन्फेक्शन है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से इन्फेक्शन की वजह से आपको ये हो रहा है, और इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, ये चीजें भी देखनी पड़ती है। इसी तरह डिसअरिथमिया में भी होता है कि आपको कौन सा, एक तो पहले देखना है कि डिसअरिथमिया कौन सा टाइप का हो रहा है, फिर वो टाइप का हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। ऐसे नोड उसका कम स्टिमुलेट कर रहा है, या दूसरा एक्सेसरी जो नोड है, पेसमेकर है, सेकेंडरी पेसमेकर, वो ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, या उसका नर्वस कुछ हुआ है, जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेट हुआ है, या उसका अदर कुछ इश्यूज है, या उसने कैफीन लिया है, उसने अल्कोहल लिया है। ये चीजें रूल्ड आउट करने के लिए लैब रिपोर्ट्स, ये चीजें करनी जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसअरिथमियास, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि सारे डिसअरिथमियास क्या क्या टाइप के होते हैं। तो ये होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, इसमें हार्ट रेट बढ़ेगा, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पैराक्सिस्मस सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, जंक्शनल डिसअरिथमिया एवी ब्लॉक में आता है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री में मोबिट्स 1 मोबिट्स 2, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। फिर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पीवीसी, वीपीसीज, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। तो इतने सारे टाइप के डिसअरिथमियाज होंगे। तो हर एक टाइप में आपको ट्रीटमेंट अलग रहेगा, आपका मोड ऑफ एक्शन अलग रहेगा। जैसे किसी में आपको डिफिब्रिलेट करना होगा, किसी चीज में आपको कार्डियोवर्जन देना होगा, किसी चीज में आपको एंटी डिसअरिथमिक ड्रग्स देने होंगे, की चीज में आपको, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो ये है, यहाँ तक आपका डिसअरिथमिया का एक बेसिक पार्ट मैंने क्लियर किया है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। एक ग्रुप है मेरा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एवी ब्लॉक के बारे में जो मैंने एक वीडियो बनाया है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक जो है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री में मोबिट्स 1 मोबिट्स 2 एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, तो ये उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी की जो डिसअरिथमियाज है उसमें मैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस आपको दे दूंगा, कि साइनस ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट, मतलब मैनेजमेंट से लेके पूरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, उसका कॉज, उसका रीजन, उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ईसीजी में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे, ये सारा डिटेल्ड में वीडियो में हर एक डिसअरिथमिया का अलग से बनाऊंगा। क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा कवर करना लॉन्ग हो जाता है और आप भी ज्यादा बोर हो जाओगे, तो थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उसको पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो जुड़े रहिए अगले वाले वीडियो के लिए भी मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, आपका भी हेल्पफुल रहेगा, आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल रहेगा। और मुझे फीडबैक देते रहना, क्योंकि आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपका फीडबैक ही मुझे जरूरी होता है, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी कहाँ गलतियां हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।